नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पेपर CITS का है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये पेपर है जो हर साल होता है। दोस्तों ये पेपर प्रीवियस ईयर का है, 17/10/2021 को ये पेपर हुआ था। 2021 वर्ष में जो CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि दोस्तों पेपर इसलिए सोल्व करवा रहे हैं कि CITS कोई ऑफिशियल आंसर की तो जारी करता नहीं है। 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एक बच्चे को जितने याद थे इसने लिख करके हमें सेंड किए थे। दोस्तों पिछले साल भी जब मैंने CITS का पेपर हुआ था तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया था। हालांकि पूरे क्वेश्चन उस दिन मैंने नहीं करवाए थे क्योंकि सोचा कि बाद में आंसर की मिलेगी तो पूरा पेपर हल करवाएंगे, लेकिन आंसर की रिलीज़ नहीं हुई। अब बच्चों की डिमांड है कि प्रीवियस पेपर में जितने क्वेश्चन आए थे हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं तो करवाइए। ये मेरे पास सेव थी PDF, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। लगभग 53 क्वेश्चन इस बच्चे को याद थे जिसने लिख करके मुझे पिछले साल ही सेंड कर दिया था ये पेपर। आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे ताकि हमें अंदाज़ा रहे थोड़ा। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 1 आपके सामने है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा। चांदी और तांबे का ये क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑप्शन क्या था। दोस्तों विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो ग्राम प्रति कूलाम में होता है, इसलिए ये ध्यान रखें आप। 00 होता है, ठीक है ना, पॉइंट के बाद में यहाँ एक पॉइंट है। 00 111 है उसके बाद में 82 और ग्राम प्रति कूलाम ये इसका मान है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या करते हैं कि वो मिलीग्राम लगा देते हैं, तो इसी मान को जब आप बदलेंगे तो 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम इसका ऑप्शन रहेगा। आप इसे देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट में आपको वहाँ दिया जाता है। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर पूछा है। दोस्तों HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। फ्यूजिंग फैक्टर होता है वह मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज उड़ जाता है और वह करंट जिस पर फ्यूज को रेटेड किया गया था, उन दोनों का रेशियो या अनुपात जो होता है वो फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि बेटन वायरिंग में जो सागौन की लकड़ी काम में लेते हैं उसकी मोटाई कितनी होती है। कहते हैं कि बेटन जो है वो 10 mm से कम मोटाई की नहीं होनी चाहिए अगर हम बेटन वायरिंग के रूप में उसका उपयोग करते हैं तो। ए ऑप्शन के साथ आप जाना, इसमें 10 mm वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है आपके सामने स्क्रीन पर। बेटन वायरिंग में लकड़ी के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैप भाग की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 10 mm, 15 mm, 25 mm और 40 mm। दरअसल जब बेटन वायरिंग पर हमें लंबाई इंक्रीज़ करनी हो तो 2 बेटन सीरीज में जोड़ते हैं और एक दूसरे पर बेटन को ओवरलैप किया जाता है। ओवरलैप की जो लेंथ होती है या साइज जो होता है ये डिपेंड करती है कि बेटन की चौड़ाई कितनी है। तो ये क्वेश्चन है अधूरा एक्चुअल में, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग होता है दोस्तों। ये अगर 12 mm चौड़ी बेटन है तो आपको ओवरलैप का भाग 19 mm रखना होगा। यानी यहाँ पर आपको बेटन की जो लेंथ है वो बताई नहीं है, जबकि वो इसमें स्पष्ट तय होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे। बहुमंजिला इमारत के लिए तार में कौन सा जॉइंट लगाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अधूरा लग रहा है। बहुमंजिला इमारत के लिए वायरिंग का प्रकार हो सकता है, आपसे पूछा हूँ, यानी मल्टी स्टोर बिल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको। मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए जब आता है तो दोस्तों इसके लिए ट्री सिस्टम को अपन काम में लेते हैं। आपको निमी की बुक में इसका आंसर भी देखने को मिल जाएगा। जॉइंट की अगर बात की जाए तो वैसे तो कोई स्पेसिफाइड जॉइंट नहीं होता है, लेकिन वायरिंग में अगर कनेक्शन के लिए बात करें तो फिर प्लेन टैप जॉइंट के नाम से एक जॉइंट आता है जो वायरिंग में कहीं ना कहीं टैपिंग निकालने के लिए काम में लिया जाता है। जब हमारा एक सर्किट रन कर रहा हो तो उसमें से कहीं पर आपको टैपिंग निकालनी हो तो प्लेन टैप जॉइंट बोलते हैं। सिंपल सीधा टैपिंग जॉइंट इसका नाम होता है। आगे कह रहे हैं कि पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो लाइट एंड फैन के लिए और पावर के लिए अलग अलग लोड डिसाइड किया हुआ है। 3 किलोवाट का लोड हो सकता है, यानी 3000 वाट का लोड पावर के लिए। और अगर आपसे लाइट एंड फैन के लिए पूछ लिया जाए तो वो दोस्तों 800 वाट का लोड इसमें रखा जाता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि 100 वाट का लैंप है 120 मिनट के लिए जब उपयोग किया जाता है तो ये कितने यूनिट की कंजप्शन करेगा। दोस्तों यूनिट का कंजप्शन जो होता है वो kWh के बराबर होता है, यानी 1 यूनिट बोलो
या 1 किलोवाट आवर कहें, बात एक ही है। और किलोवाट आवर का जब आपको कैलकुलेशन करना है तो कैसे गणना होगी, वाट इंटू आवर्स बटे 1000। 100 वाट का लैंप है, 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब है कि वो 2 घंटे चल रहा है। आपको 1000 का इसमें भाग देना है, 0.2 kWh जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, 100 वाट के 2 लैंप श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर कुल शक्ति कंजप्शन कितनी होगी। देखो, किस वोल्टेज से ये जोड़े गए हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें इतना ज़रूर बताया गया है कि दोनों की रेटिंग सेम है। माय डियर, याद रखें, जब रेटिंग सेम है तो रेजिस्टेंस भी समान होगा। श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टेंस का मान समान है तो उन पर वोल्टेज ड्रॉप का मान भी समान होगा, यानी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा जो एक पर हो रहा है, दूसरे को भी उतना ही मिलेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप समान है तो पावर कंजप्शन भी समान रहेगा, और ये ओवरऑल पावर का, या यूँ कहें कि अपनी पावर का ये 1/4 कंजप्शन करवाते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में दोनों को जो है वो आधी आधी वोल्टेज मिलती है, और वोल्टेज आधी होने से पावर जो है वो 1/4 हो जाती है। यानी 25 वाट एक कंजप्शन करवाएगा, 25 वाट एक कंजप्शन करवाएगा, दोनों मिलकर के ओवरऑल कितनी कंजप्शन करवाएंगे, 50 वाट। या इसमें सीधा तरीका लगा दो, 100 वाट के 2 लैंप है तो अपने हिसाब से 200 वाट कंजप्शन होना चाहिए था ना, लेकिन वोल्टेज आधी मिलने के कारण उनकी पावर कंजप्शन चौथा हिस्सा रह जाएगा, तो 200 का चौथा हिस्सा कर दो, 50 वाट उत्तर आएगा। आगे देखो, 40 वाट 125 वोल्ट और 100 वाट 125 वोल्ट, ठीक है। दोनों की रेटिंग 125 वोल्ट है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है, ठीक बात है। दोनों की वोल्टेज रेटिंग के बराबर हमने सप्लाई दिया 250 वोल्ट का। अब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो श्रेणी क्रम में 125 वोल्ट एक और 125 वोल्ट दूसरा सहन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दोनों की रेटिंग अलग अलग है। जैसे रेटिंग अलग अलग हुई तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया, और कम पावर वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मैं यूँ बता सकता हूँ आपको कि जब पावर ये 2.5 गुना है तो इस 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस 2.5 गुना है। इस पर वोल्टेज जो है 100 वाट वाले की अपेक्षा 2.5 गुना रहेगी। यानी कुल मिलाकर के अगर हम इस वोल्टेज रेशियो को बांटे ना, तो इसको वोल्टेज जो है वो ज़्यादा मिलेगी 125 वोल्ट से। हमेशा ध्यान रखें, जब श्रेणी क्रम में अलग अलग रेटिंग के 2 लैंप जोड़ें और उनकी वोल्टेज रेटिंग के बराबर कुल मान अगर श्रेणी क्रम में दिया हुआ है तो हमेशा कम रेटिंग वाला लैंप फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कम रेटिंग वाले का रेजिस्टेंस अधिक होता है और वोल्टेज ड्रॉप उस पर ज़्यादा होता है। और वैसे ही समझ लो कि इसमें शक्ति कम है, सहन शक्ति कम है, यानी इसने वोल्टेज सहन नहीं करी, तो 40 वाट वाला फ्यूज हो जाएगा, यूँ बोल सकते हो। फ्यूज तार पर टिन की कोटिंग क्यों की जाती है, ध्यान से समझना दोस्तों। फ्यूज तार टिन का क्यों बनाया जाता है ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पर ये टिन की कोटिंग के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको चीज़ें बता दूँ, फ्यूज जो बनता है वो टिन और शीशे की मिश्र धातु का होता है। लेकिन यहाँ तो सवाल ही ये पूछा जा रहा है कि ऊपर कोटिंग क्यों लगाई। तो कोटिंग में क्या होता है कि टिन की एक और दूसरी विशेषता है कि ये जंग रोधी धातु है। जैसे गीजर की जो इनर टैंक होता है ना, वो भी टिन आलेपित तांबे का होता है, यानी तांबे पर टिन की कोटिंग होती है वहाँ भी। तो ये उस फ्यूज तार को जंग या कोरोजन से बचाता है, ताकि फ्यूज में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ ना जाए। अगला सवाल है, मोर्टाइज चीजल का क्या उपयोग है। छेनी का एक विशेष प्रकार है। कह रहे हैं कि जब लकड़ी में आयताकार होल अगर अपन को करने हो ना, तो आयताकार होल्स के लिए मोर्टाइज चीजल का उपयोग किया जाता है। आभासी शक्ति का मापन किस में किया जाएगा। आभासी शक्ति वोल्ट एम्पियर में होती है। आभासी शक्ति की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, वीए में होती है। हाँ, केवीए ऑप्शन में हो, एमवीए ऑप्शन में हो, वो एक अलग ऑप्शन हो सकते हैं। आभासी शक्ति है वीए वाट में होती है वास्तविक शक्ति, और वीएआर में होती है प्रतिघाती शक्ति यानी अपरेंट पावर।
1 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में है तो कुल धारिता कितनी होगी? कुल धारिता 1/2 माइक्रोफेरेड हो जाएगी, यानी 0.5 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। क्योंकि इस कैपेसिटर है श्रेणी क्रम में कैपेसिटी घटती है, डिक्रीज होती है, ध्यान रखना। पैरेलल में इंक्रीज होती है, श्रेणी क्रम में डिक्रीज होती है, घटती है कैपेसिटी। कैपेसिटर में धारिता किसके समानुपाती है और कैपेसिटर में धारिता किसके विलोमानुपाती है? कह रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन पूछ लिए। अब ऑप्शन तो बच्चे ने उस टाइम लिख कर नहीं दिए, तो क्या क्या पूछा गया होगा? 2-3 बातें हैं, आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आप याद रखें, कैपेसिटर का जो निर्माण के संदर्भ में जो होता है ना, तो ये विलोमानुपाती जो है वो तो होती है प्लेटों के बीच दूरी के। जो चालक प्लेटें होती है उनके बीच में जो दूरी होती है ना, ये उनके व्युत्क्रमानुपाती है। या फिर बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पैरा विद्युत पदार्थ रखा जाता है, उसके भी विलोमानुपाती है। एंड समानुपाती किसके है? फिर प्लेटों की संख्या के, प्लेटों के क्षेत्रफल के, परमिटिविटी के, यानी विद्युतशीलता या पैरा वैद्युतिक नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसके समानुपाती है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, फिर वो आप ये XC वाला फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं, और 1/2 पाई FC होता है। यहाँ से फिर आप धारिता निकालेंगे तो 1/2 पाई FXC आएगा। तो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे भी आप उत्तर दे सकते थे। डिपेंड करेगा कि वहाँ आपको ऑप्शन क्या दिया जाता है। 4 पोल 50 हर्ट्ज जनरेटर है, अल्टरनेटर की गति पूछिए दोस्तों, ठीक है। और 4 पोल 50 हर्ट्ज वाले की 1500 RPM स्पीड होती है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही कहाँ है बताओ? N बराबर F × 120 अपॉन पोल, ये फॉर्मूला लगाओ, उत्तर आ जाएगा। उल्टा सवाल पूछा, 1500 RPM 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, अल्टरनेटर में पोल बताओ। यानी गति भी पूछ रहा है, पोल भी पूछ रहा है, आंकड़े सेम है। तो अब एक ही पेपर में अगर इस तरह के 2 क्वेश्चन आते हैं तो उत्तर वैसे ही क्रॉस मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो 1500 RPM वाले के 4 पोल होते हैं, कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या रखोगे? P बराबर F × 120/N रख देंगे, यहाँ पर चीज़ें सेम है। कौन सा जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व की वोल्टेज निर्मित नहीं करेगा? देखो, नहीं करेगा, उसमें आएंगे सीरीज, शंट और कंपाउंड, ठीक है ना। सीरीज, शंट और कंपाउंड, ये तीनों जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। इनके लिए फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना जरूरी है। 4 हेनरी 50 हर्ट्ज आवर्ती इंडक्टर में XL ज्ञात करना है। दोस्तों फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? 2πfl, और 2πfl में मान रख कर के आपको उत्तर निकालना है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई होगी। क्या लगभग 1256 ओम इसका उत्तर आएगा आपका। कैलकुलेट करना, उत्तर मिलान करना ज़रूर, मुझे बताना आपका भी उत्तर इतना ही आ रहा है क्या। फ्यूज वायर में फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए? फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। फ्यूज में ऐसे घटक का चुनाव किया जाता है जो आसानी से पिघल जाए, सरलता से पिघल जाए। मूविंग आयरन यंत्र किसका मापन कर सकते हैं? MI टाइप का पूछ रहे हैं दोस्तों। MI टाइप जो होता है वो AC और DC दोनों का मेजरमेंट हमें दे सकता है। इस बार आपसे मूविंग कॉइल का पूछ लेंगे, वो PMMC में। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है वो केवल DC का मेजरमेंट ही कर पाएगा। वोल्टमीटर में वोल्टेज नापने के लिए आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। शुड बी पॉसिबल मैक्सिमम, जितना संभव हो सके उच्च रखा जाए। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन आदर्श वोल्टमीटर के बारे में पूछ ले इस बार, तो फिर उसमें अपन को क्या करना है? अनंत करना है। इसी तरह से अगर आपसे एमीटर के बारे में पूछे तो फिर ध्यान रखना है कि हमें उसमें क्या करना है? आदर्श हो तो 0 करना है, वैसे जितना संभव हो सके कम रखना है। एल्युमिनियम की डिस्क पर आमने सामने 2 विपरीत छेद कौन सी त्रुटि दूर करने के लिए करते हैं? पूरा नहीं बताया इसने, एनर्जी मीटर की बात कर रहा है। एनर्जी मीटर में एक दोष होता है जिसे हम आज तक बोलते आए, पढ़ते आए, क्रिम्पिंग त्रुटि बोलते हैं दोस्तों इसको, है ना। क्रिम्पिंग त्रुटि होती है। क्रिम्पिंग एरर है क्या कि जब भाई एक्चुअल में मीटर का जो डिस्क है वो तब रोटेट करना चाहिए ना जब एनर्जी मीटर पर लोड कनेक्टेड हो। कई बार ऐसा होता है कि बिना बार संयोजित किए ही एनर्जी मीटर का डिस्क रोटेट कर रहा है। सो इसका कारण जो है, या इसे जो दोष का नाम जो रखा गया है वो है क्रिम्पिंग त्रुटि। कारण होते हैं
पीसी का ऊर्जित होना, प्रेशर कॉइल जो होती है ना वो समांतर में जुड़ी होती है तो वो लगातार टॉर्क बनाती है। डैम्पिंग मैग्नेट समायोजन सही नहीं हो, अगर ब्रेक मैग्नेट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो डिस्क रोटेट होगा, क्योंकि ब्रेक काम नहीं करा डिस्क फ्री है घूमेगा। घर्षण अगर ओवर कंपनसेट कर जाएगा तो भी होगा, कई सारे रीजन होते हैं इसका। फिर ये ऑप्शन आता है कि डिस्क में आमने सामने 2 छेद कर दो तो उससे क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर होने लग जाता है। क्रिम्पिंग त्रुटि दूर करने के लिए अपन एनर्जी मीटर की डिस्क में आमने सामने 2 छेद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। और क्वेश्चन का सीक्वेंस आ गया 43। मुझे लगता है कि एक पेज इसमें मिस हो गया है ना। 23 के बाद में सीधा ही 43 आ गया, यानी लगभग 20 क्वेश्चन बीच में रह गए एक और पेज पर। चलिए कोई बात नहीं, जितने हो सकता है आप तक पहुंचा देते हैं। अगर और मिल जाते हैं तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, आपको वहाँ भी ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पिल्क केबल का पूरा नाम पूछा था। देखो पिल्क में केबलें 3 तरह की आती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक पिल्क होती है, उसके बाद में एक होता है जिसको अपन पिल्क कष्टा बोलते हैं, और उसके बाद में एक और होती है जिसे पिल्क डट्टा बोला जाता है। पूरा नाम होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। इसका हो जाएगा सिंगल टेप्ड आर्मर्ड केबल, इसका हो जाएगा डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड और उसके बाद में सिंगल या डबल आर्मरिंग उसके ऊपर होगी। आरएमएस मान की गणना कहते हैं कि कैसे की जाएगी। 0.707 इंटू वी मैक्सिमम का ऑप्शन दिया हुआ था। अगर ये नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन होता है वी मैक्सिमम में 1.414 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। 2% टॉलरेंस के लिए किस रंग का चुनाव किया जाता है? कलर कोडिंग देख लीजिए आप कहाँ से शुरू होती है ना। अगर पूरा याद रखोगे तो सब कुछ याद रह जाएगा। बीबी रॉय से शुरू होता है, 0 1 2 3, है ना, ये आपकी नंबरिंग चलती है। 2 कलर कोडिंग ±2 है तो आर आ जाएगा, है ना। जो डिजिट होता है ना 4 तक टॉलरेंस भी वही रहती है, ध्यान रखना, उसके बाद चेंज होती है टॉलरेंस भी। तो 2 के लिए आपको क्या करना है, रेड कलर जो है यहाँ पर चूज कर लेंगे। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव जिसे अपन प्रति चुंबकन, इंग्लिश में क्रॉस चुंबकन भी बोल सकते हैं, जिसमें MNA जो GNS है वो थीटा डिग्री 5 अंश आगे खिसक जाती है, उसका निवारण करना है। कहते हैं कि निवारण करने के लिए ब्रुशों को किस स्थिति में खिसकाते हैं? ब्रुशों को दोस्तों उसी पोजीशन में खिसकाया जाता है जहां हमारा MNA शिफ्ट हुआ है। जनरेटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में उसे हमेशा आगे ही खिसकाया जाता है, ये ध्यान रखना। बैकवर्ड कभी रोटेट नहीं करवाते, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस सप्लाई की आवश्यकता होगी? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग केवल DC सप्लाई पर संभव है, AC से कभी नहीं होगा। और कंड्यूट को मोड़ना है, उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? देखो बेंच वाइज जो आती है ये तो होता है फिटर के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना उन सब को होल्डिंग के लिए होता है, ठीक है। पाइप वाइस है तो ये पाइप को पकड़ने के लिए होती है। वाइस जो होती है ना केवल पकड़ने के लिए होती है। यहाँ मोड़ने की बात कर रहा है तो हैचिंग्स जो है यही इसका उत्तर आएगा। अगला सवाल है कि केबल में फेज तार का इंसुलेशन हटकर मशीन की बॉडी के संपर्क में आ जाए तो धारा का प्रवाह कहाँ से होगा? बॉडी से होगा, और हम इसे क्या कहेंगे? लीकेज सर्किट का नाम दे देंगे, ग्राउंड सर्किट इसे हम नाम दे देंगे। बॉडी में से करंट फ्लो हो रहा है। ड्यूअल स्टार्टर का उपयोग कितने HP तक करना चाहिए? अधिकतम 5 HP तक हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। हुक बनाने के लिए कौन सा प्लायर काम में लेंगे? हुक बनाना है तो आपको राउंड नोज प्लायर काम में लेना होगा। तार का हुक बनाना है, राउंड नोज प्लायर सही रहेगा। और 6 SWG से कम व्यास वाले छोटे तार है उनको काटना है, कौन सा प्लायर काम में लेंगे? साइड कटिंग प्लायर वहाँ पर ऑप्शन था तो फिर वही करेंगे। समाकलन प्रकार का यंत्र कौन सा है? तो ऊर्जा मीटर जो है वो इंटीग्रेटिंग यानी समाकलन प्रकार के यंत्र की श्रेणी में आता है। दोस्तों वैसे तो इस बच्चे ने मुझे टोटल 53 क्वेश्चन सेंड किए थे, लेकिन एक पेज मुझे अभी मिल नहीं रहा क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया ना पेपर, ये पिछले साल का है और इन्होंने सिर्फ इमेज सेंड करी थी तो PDF मैंने क्रिएट किया था। खैर जैसे ही मिलता है तो आपको वेबसाइट पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही था। वीडियो लाइक करें,
ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वेबसाइट पर भी समय समय पर विजिट करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देवें।